नमस्कार, मैं ओम प्रकाश गिरी आपको तहे दिल से स्वागत करता हूँ सहारन गुरु की डिजिटल क्लास में, जहाँ आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी की बात करेंगे और इसमें एक आनुवंशिकी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है उत्परिवर्तन। तो आइए देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि उत्परिवर्तन क्या होता है, कैसे होता है और इसका जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरह से प्रभाव पड़ता है। क्योंकि यह आनुवंशिकता का एक बहुत ही विचित्र घटनाक्रम है और इस घटनाक्रम में एक जीव के साथ क्या हो सकता है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे इस पाठ में। तो उत्परिवर्तन की परिभाषा को हम देखते हैं और उसका महत्व क्या है। तो उत्परिवर्तन के बारे में हमारे जो जानकारी यहाँ मिल रही है, दिखाया जा रहा है, इसमें कह रहा है कि उत्परिवर्तन जीव की आनुवंशिक सामग्री की अगर हम बात करें तो डीएनए या आरएनए मुख्य रूप से हमारे लिए डीएनए ही है में होने वाला अचानक, अस्थायी और वंशागत, ये 3 टॉपिक्स हैं। परिवर्तन है अस्थायी अचानक होगा और अचानक होकर वो अस्थायी हो जाएगा और अस्थायी होने के साथ वो क्या होगा, वंशागत हो जाएगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चला जाएगा। 3 इसके प्रमुख बिंदु हैं, होने वाले परिवर्तन होंगे। अब इनसे क्या होगा, यह परिवर्तन जीव के डीएनए अनुक्रम में होता है, जिससे जीव के लक्षणों में परिवर्तन आ सकता है, उस जीव में बदलाव आ जाएगा। और इसके बारे में सबसे पहले ह्यूगो डी ब्रिज नाम के वैज्ञानिक हुए, जीव वैज्ञानिक हुए, जिन्होंने 1901 में सर्वप्रथम ओएनोथेरा लैमार्कियम, जिसका कॉमन नेम है इवनिंग प्रिमरोज, नामक पौधे पर कार्य करते हुए उत्परिवर्तन की अवधारणा प्रस्तुत की। उन्होंने देखा कि इस पौधों में अचानक नए लक्षण प्रकट हुए जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहे। तो मुख्य बिंदु क्या है, अचानक परिवर्तन होगा, वंशागत प्रवृत्ति होगी और अस्थायी परिवर्तन है। और कुल मिला के हम क्या कहेंगे कि ये एक दुर्लभ घटना होती है उसके जीवन में। इसका जैविक महत्व क्या है, उत्परिवर्तन जैविक विकास, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन और विविधता का मूलभूत आधार है। जो भी विविधता है, जो डाइवर्सिटी जो जीवों में पाई जाती है, उसका ये मूलभूत आधार क्या है, तो उत्परिवर्तन है। इज इट क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक एक पॉइंट को समझना होगा और बहुत ध्यान से इसमें स्लाइड्स का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो यह आनुवंशिक विविधता का प्राथमिक स्रोत है, प्राइमरी सोर्स है, जो प्राकृतिक चयन के लिए कच्ची सामग्री प्रदान करता है। रॉ मटेरियल्स मिल रहे हैं किसके लिए, नेचुरल सिलेक्शन के लिए। विकासीय महत्व क्या होगा, नई प्रजातियों के उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, नई प्रजातियां आएंगी। बिना उत्परिवर्तन की जैव विकास संभव नहीं होता, यानी कि जो भी अभी तक जीवों का विकास हुआ, उस विकास क्रम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है, इस परिवर्तन नामक, या इसको म्यूटेशन कहते हैं, म्यूटेशन नामक घटना से अनुकूल। अब क्या होगा, ये एडाप्टेशन देगा, पर्यावरणीय परिवर्तनों के अनुसार जीवों में अनुकूल क्षमता प्रदान करता है। ये 2 बातें तो ट्रेडिशनल हो गई। ये तीसरा पॉइंट जो है, जैव प्रौद्योगिकी में उपयोग। आज बायोटेक्नोलॉजी का दौर आ चुका है, बहुत तरह की नई सामग्रियां, नए वैरायटी जंतुओं के, वनस्पतियों के, प्लांट्स के तैयार हो रहे हैं। इसमें इसका बहुत उपयोग है। परिवर्तन का उपयोग कर नई किस्मों, औषधीय और औद्योगिक एंजाइमों के विकास पर किया जाता है। तो ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है। तो इंपॉर्टेंस सबसे बड़ा क्या है कि जैविक विकास,
विकासीय महत्व होगा, अनुकूलन में और जैव प्रौद्योगिकी में बायोटेक्नोलॉजी में इसका उपयोग किया जाता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लें। हम आगे बढ़ते हैं। उत्परिवर्तन के प्रकार। तो ये म्यूटेशन दो तरह का होगा। उत्परिवर्तन जो होगा मुख्य रूप से दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। दो टाइप के हैं। एक है जीन म्यूटेशन, जीन उत्परिवर्तन। दूसरा है क्रोमोसोमल म्यूटेशन, गुणसूत्र उत्परिवर्तन। अब जब जीन म्यूटेशन होगा तो इसमें डीएनए के सेगमेंट्स में, डीएनए की संरचना हम जो देख रहे हैं, जानते हैं, इसके सेगमेंट्स के कुछ न्यूक्लियोटाइड में होने वाला परिवर्तन है। इसे बिंदु उत्परिवर्तन, पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं, क्योंकि परिवर्तन डीएनए के विशिष्ट बिंदु पर ही होता है, किसी पॉइंट पर हो गया। विशेषताएं क्या है? डीएनए के छोटे खंड में परिवर्तन, एकल जीन प्रभावित होता है, सूक्ष्मदर्शी से दिखाई नहीं देगा, आणविक स्तर पर पहचाना जा सकता है। उदाहरण क्या है? सिकल सेल एनीमिया और हीमोफीलिया जीन में एकल न्यूक्लियोटाइड का प्रतिस्थापन। ये होगा जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन। दूसरा है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। गुणसूत्र उत्परिवर्तन में गुणसूत्र की संख्या और संरचना में बड़े परिवर्तन हो जाते हैं। ये परिवर्तन सूक्ष्मदर्शी से देखे जा सकते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक संख्यात्मक होगा, दूसरा संरचनात्मक होगा। गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन, एनुप्लॉइडी और यूप्लॉइडी हो जाएगा उदाहरण में। और संरचनात्मक परिवर्तन क्या हो? तो गुणसूत्र की संरचना में परिवर्तन होता है, विलोपन, द्विगुणन, प्रतिलोमन और स्थानांतरण। ये चार तरह का होगा। उदाहरण क्या है? डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र 21 की 3 प्रतियां बनती हैं, ट्राइसोमी कहते हैं उसको। इन सब के बारे में जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उनको आगे चल के पढ़ना है। समझ क्या दिया है? दोनों प्रकार के परिवर्तन जीव के फेनोटाइप को प्रभावित कर सकता है, यानी कि फिजिकल अपीयरेंस, जो उसकी शारीरिक बनावट होगी, संरचना होगी, उसमें परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन गुणसूत्रीय परिवर्तन अधिक गंभीर प्रभाव डालते हैं। ये ज्यादा गंभीर प्रभाव डालने वाले हैं, क्योंकि वो कई जीनों को एक साथ प्रभावित कर देते हैं। क्लियर? तो हम क्या पाए? हमने पाया कि जो उत्परिवर्तन है, तो उत्परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। एक जीन म्यूटेशन कहा जाता है, जीन उत्परिवर्तन। दूसरा है गुणसूत्र उत्परिवर्तन। जीन म्यूटेशन में डीएनए के सेगमेंट्स में न्यूक्लियोटाइड में होने वाले परिवर्तन होंगे, जबकि यहाँ पर पूरा गुणसूत्र की संख्या या संरचना बदल जाएगा। तो ये दो प्रकार के उत्परिवर्तन हुए। चाहे तो स्क्रीनशॉट लें। आगे बढ़ते हैं। हमने ये पाया कि दो तरह के परिवर्तन हैं। अब पॉइंट म्यूटेशन या जीन म्यूटेशन का डिटेलिंग क्या दिया जा रहा है। इसको ऊपर हम लोग लिया है, ठीक। बिंदु परिवर्तन, उत्परिवर्तन, विस्तृत अध्ययन। पॉइंट म्यूटेशन, बिंदु उत्परिवर्तन अनुक्रम में एकल न्यूक्लियोटाइड के स्तर पर होने वाला परिवर्तन है। यह सबसे सामान्य प्रकार का उत्परिवर्तन है। इन्हें 3 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया। 3 कैटेगरीज हो गई। क्या हो गया? प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन, एक की जगह पर दूसरा। दूसरा क्या है? समावेशन, इंसर्शन, मतलब कोई है और उसी में किसी दूसरे का घुस जाना, डिटेलिंग करते। तीसरा है विलोपन, गायब हो जाना। क्लियर? सब्स्टिट्यूशन, एक की जगह दूसरा। ठेठ भाषा समझते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन कर दिया। इंसर्शन है, पता चला 10 लोग हैं, 11वां घुस गया।
बेमतलब का भीड़ बढ़ा दिया। तीसरा कंडीशन क्या है? डिलीशन है। डिलीशन में विलोपन, कोई गायब है, पता लगे 10 लोग हैं, 10 लोगों में 2 लोग गायब हो गए। आइए, प्रतिस्थापन में डीएनए अनुक्रम का एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से बदला जाता है, एक की जगह दूसरा हो जाएगा। अब इसमें 2 तरह को सब ट्रांजिशन, प्यूरिन का प्यूरिन से या पाइरिमिडीन का पाइरिमिडीन से प्रतिस्थापन, ये तो ट्रांजिशन कहा गया। उदाहरण एडेनिन का ग्वानिन से और साइटोसिन का थियामिन से। ट्रांसवर्जन बदल जाएंगे प्यूरिन का पाइरिमिडीन से या इसके विपरीत प्रतिस्थापन, यानी कि पाइरिमिडीन का ग्वानिन के साथ। उदाहरण एडेनिन का साइटोसिन के साथ, इसी तरह हो सकता है थियामिन का ग्वानिन के साथ। प्रभाव क्या होता है? साइलेंट म्यूटेशन, मौन उत्परिवर्तन, कोडोन बदलता है लेकिन एमिनो एसिड नहीं बदलते। वो तो साइलेंट रह गया, चुप रह जाएगा, कोई उसका असर नहीं दिखेगा। दूसरा मिससेंस, गलत अमीनो एसिड कोडिंग होते हैं, यहाँ तो गलती होगी। साइलेंट में नहीं दिखा लेकिन मिससेंस में तो गलतियां दिखेंगी। दूसरा समावेशन, आप देखिए डीएन समावेशन में डीएनए अनुक्रम में एक या अधिक न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाते हैं या उत्परिवर्तन डीएनए की लंबाई में वृद्धि करेगा, भीड़ तो बढ़ा देगा। तो प्रक्रिया क्या होती है? डीएनए प्रतिकृति जब रेप्लिकेशन होता है या रिपेयरिंग के दौरान त्रुटियों के कारण अतिरिक्त न्यूक्लियोटाइड डीएनए श्रृंखला में सम्मिलित हो जाते हैं। परिणाम क्या होगा? यदि समावेशन 3 के गुणज में नहीं होता है तो फ्रेम सेट म्यूटेशन होगा जिससे संपूर्ण जीव का अनिवार्य प्रभावित हो जाएगा। उदाहरण हंटिंगटन रोग में सीएजी ट्रिपलेट का बार समावेशन एक तरह का डिसऑर्डर हो जाता है। ठीक। तीसरा है कंडीशन गायब होना। विलोपन के डीएनए अनुक्रम से एक या अधिक न्यूक्लियोटाइड हट जाते हैं और डीएनए की लंबाई को कम कर देता है। क्या होगा? वही प्रतिकृति के दौरान न्यूक्लियोटाइड छूट जाते हैं या डीएनए की क्षति के बाद अनुक्रमण मौत होती है। यानी कि जिस प्रक्रिया में ये होगा उसी समय में ये भी होगा। तो यहाँ कुछ जुड़ जा रहा है इंसर्शन में, समावेशन में और विलोपन में गायब हो रहा है। गंभीर प्रभाव क्या है? समावेशन से अधिक हानिकारक होता है क्योंकि यह महत्वपूर्ण आनुवंशिक सूचना को हटा देता है। बातें गायब हो, इंफॉर्मेशन गायब हो गए। तो इसकी वजह से सिस्टिक फाइब्रोसिस में सीएफआरपी जीन से फेनिलएलेनिन कोडोन का विलोपन हो जाता है। तो ये हुआ पॉइंट म्यूटेशन की टाइप। पॉइंट म्यूटेशन के 3 टाइप है: प्रतिस्थापन, समावेशन या प्रविष्टि, विलोपन या निष्कासन। सीधा सवाल नीचे किस एक की जगह दूसरे का आ जाना, ये हो जाता है सब्स्टिट्यूशन। समावेशन, जितने लोग हैं उससे ज्यादा लोग घुस के आ गए। और डिलीशन, कुछ लोग गायब हो गए, कुछ न्यूक्लियोटाइड्स गायब। तो ये 3 कंडीशन होती है पॉइंट म्यूटेशन की। अब इसके बाद पॉइंट म्यूटेशन को देख लिया। अब पॉइंट म्यूटेशन के बाद हम आते हैं किस पर आएंगे? क्रोमोजोमल म्यूटेशन, गुणसूत्रीय परिवर्तन। अब गुणसूत्रीय परिवर्तन क्या है? जब पूरा का पूरा गुणसूत्र बदल जाता है। थोड़ा सा ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। हाँ, वेरी गुड। तो ये गुणसूत्रीय परिवर्तन पे हम लोग आ गए। तो गुणसूत्रीय परिवर्तन बड़े पैमाने पर होने वाला परिवर्तन है जो गुणसूत्र की संख्या या संरचना को प्रभावित करता है। ये परिवर्तन सूक्ष्मदर्शी से देखे जा सकते हैं और अक्सर गंभीर फेनोटाइप प्रभाव डालते हैं। ठीक है, ज्यादा घातक है। अब इसमें भी हम जानते हैं 2 तरह का है, संख्यात्मक और संरचनात्मक। नंबर और स्ट्रक्चर, न्यूमेरिकल चेंजेस होंगे और यहाँ पर स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे। क्या हो रहे हैं? गुणसूत्रों की समान संख्या में परिवर्तन को संख्यात्मक परिवर्तन कहते हैं। जो नॉर्मल नंबर है उसमें चेंज हो जा रहा है। और अब ये इसके टाइप्स 2 टाइप्स है। एनुप्लॉइडी,
गुणसूत्र में एक या कुछ गुणसूत्रों की वृद्धि या कमी, पूरा वर्ण एक प्लस होगा या प्लस हो जाएगा या माइनस होगा। तो ये कंडीशन है एनुप्लॉयडी। अब इस एनुप्लॉयडी में फिर 3 टाइप्स हैं, मोनोसोमी, ट्राइसोमी और नलिसोमी। एक गुणसूत्र की कमी, उदाहरण टर्नर सिंड्रोम, इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के। ट्राइसोमी में एक गुणसूत्र की अतिरिक्त वृद्धि, डाउन सिंड्रोम। नलिसोमी, दोनों समजात गुणसूत्रों की कमी अधिकांश जीवों में घातक है, बहुत घातक है। दूसरी कंडीशन जो है इसमें यूप्लॉयडी है, संपूर्ण गुणसूत्र सेट की संख्या में परिवर्तन। अब इसमें सेट में एक या कुछ गुणसूत्रों की वृद्धि हो रही थी, लेकिन पूरा सेट गायब होगा। अब मोनोप्लॉयड, केवल एक गुणसूत्र से गायब होगा। ट्रिप्लॉयड 3 गुणसूत्र से, और टेट्राप्लॉयड 4 गुणसूत्र से सेट। पौधों में सामान्य कारण क्या है, मुख्यतः असूत्री विभाजन, मियोसिस एंड डिवीजन जो होगा उसके दौरान गुणसूत्रों का नॉन डिसजंक्शन, एक दूसरे के साथ जो ये क्रोमोजोम है, हमने क्रोमोजोम माना देख रहा, तो अब ये क्रोमोजोम में स्प्लिटिंग होती है ना बीच से, कब असूत्री विभाजन में, वो नहीं होता, उस कारण ये हो जाता है यूप्लॉयडी की कंडीशन। दूसरा संरचनात्मक देखते हैं, गुणसूत्र की भौतिक संख्या में परिवर्तन को संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं, ये ठीक है। अब ये 4 तरह की डिलीशन, यहाँ भी गायब होना है, गुणसूत्र के एक खंड का हटना, गुणसूत्र छोटा हो जाता है, हम पुनर्जीव हो सकते हैं। उदाहरण 3D चैट सिंड्रोम, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हम नाम जानते हैं। द्विगुणन, गुणसूत्र के एक खंड में अतिरिक्त त्रुटि बनना, डुप्लीकेशन, डबल हो जाना। कुछ जीन 2 बार उपस्थित हो जाते हैं, विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीसरा विभाजन, प्रतिलोमन, गुणसूत्र का एक खंड टूटकर 180 डिग्री घूम जाता, इन्वर्जन है, घूम गया, पता चला सर इधर है और पैर इधर। ये अब ये घूम के ऐसे हो गया कि इसकी पूंछ इधर हो गई, हेड इधर हो गया, मान लो, तो ये इन्वर्जन हो गया। फोर्थ है ट्रांसलोकेशन, स्थानांतरण, एक गुणसूत्र का खंड दूसरे असमजात गुणसूत्र से जुड़ जाता है, दूसरे की जगह दूसरी जगह जुड़ गया। क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, गुणसूत्र 9 और 22 के बीच पारस्परिक स्थानांतरण होता है। तो ये कुछ उदाहरण है इसके संरचनात्मक स्ट्रक्चरल म्यूटेशन के। ये गुणसूत्रीय परिवर्तन की पूरी समरी यहाँ है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो लीजिए। हम लोग आगे बढ़े। अब इसका ट्राइग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देखते। नॉर्मल क्रोमोसोम ऑर्डर, हाई स्ट्रक्चरल चेंजेस और लो स्ट्रक्चरल चेंज, और इधर क्या है, क्रोमोसोम रीअरेंजमेंट। अब क्या होगा, जो हम पढ़ के आए हैं, डिलीशन, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन, उसका डायग्रामेटिक फीचर दिया गया है। डिलीशन, सेगमेंट मिसिंग फ्रॉम द क्रोमोसोम, कट जाएगा कुछ। डुप्लीकेशन, रिपीटेड क्रोमोसोम, एक है दूसरा आ गया। इन्वर्जन, सेगमेंट रिवर्स, ये इधर से उधर चला गया, वो इधर से इधर आ गया, इन्वर्जन हो गया। ट्रांसलोकेशन, सेगमेंट एक्सचेंज बिटवीन द क्रोमोसोम्स, सेगमेंट्स एक्सचेंज हो जा रहा है, बदल जा रहे हैं, तो इसका डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन है, देख लो। और हम आगे बढ़े। हाई स्ट्रक्चरल चेंज, अब आते हैं उत्परिवर्तन के कारक, उसके फैक्टर्स क्या हैं।
कौन कौन से इसके कारक हैं, क्या कारक हो सकता है? उत्परिवर्तन स्वतः प्रकृति में या बाहरी कारकों के प्रभाव से हो सकता है। जो कारक उत्परिवर्तन करते हैं उन्हें उत्परिवर्तन या म्यूटाजेंस कहते हैं। म्यूटाजेंस की एक परिभाषा क्या है? वे कारक जो उत्परिवर्तन करते हैं वो उत्परिवर्तन कहे जाते हैं, म्यूटाजेंस कहे जाते हैं। एक हो गया प्राकृतिक उत्परिवर्तन है, नेचुरल म्यूटाजेंस, और ये आर्टिफिशियल म्यूटाजेंस है। तो मोस्टली नेचुरल म्यूटेशंस ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा प्रभावी है नेचर में। प्रकृति में स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाले कारक खुद परिवर्तन करते हैं। क्या है? पहला स्वतः उत्परिवर्तन, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन हो गया अचानक से, क्या होगा? डीएनए प्रतिकृति में त्रुटि हो जाएगी। डीएनए पॉलीमरेज कभी कभी गलत न्यूक्लियोटाइड जोड़ देता है। ट्यूटोमेरिक शिफ्ट, न्यूक्लियोटाइड बेस का अस्थायी रासायनिक रूप से बदलना। नेक्स्ट डीप्यूरिनेशन, प्यूरिन बेस का स्वतः रखना। दूसरे इसमें क्या आ रहे हैं? पर्यावरणीय कारक, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, तापमान, टेम्परेचर, कुछ तापमान डीएनए को क्षति पहुंचा सकता है। प्राकृतिक रेडिएशन, नेचुरल रेडिएशन हुआ, ये नुकसान पहुंचाएंगे। जैविक कारक, वायरस डीएनए में इंसर्ट होकर परिवर्तन कर सकता है। थर्ड पॉइंट क्या? कोशिकीय उपापचय, ये भी एक बहुत बड़ा प्राकृतिक कारण है। क्या है? सामान्य चयापचय प्रक्रियाओं में उत्पन्न मुक्त कण फ्री रेडिकल्स डीएनए को क्षति पहुंचा सकते हैं। ऑक्सीजन क्षति एक प्रमुख स्वतः परिवर्तन का स्रोत हो। आजकल एक बात बताऊं, एंटीऑक्सीडेंट्स देने का, किसी को कंज्यूम करने का बड़ा प्रचलन हो गया है। बहुत से डॉक्टर्स बहुत सारी बीमारियों में और सारी मेडिसिन देते हैं, उसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट देते हैं पेशेंट को, कि उनके शरीर में होने वाले फ्री रेडिकल्स डिस्चार्ज हो जाए आसानी से, क्योंकि वो घातक होते हैं और वो इतने घातक हैं कि ये म्यूटेशन कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। और दूसरा कृत्रिम में क्या है? मानव निर्मित या प्रयोगशाला में उपयोग किए जाने वाले उत्परिवर्तन, म्यूटाजेंस। क्या है? आयनाइज विकिरण, एक्सरे, गामा रे, अल्फा और बीटा, ये डीएनए के डबल स्ट्रैंड ब्रेक कर देते हैं। और एच.के. मूलर ने 1927 में ड्रोसोफिला पर एक्स किरणों का प्रयोग किया था, और वहां से ये बात आगे बढ़ती आएगी। नॉन आयनीकरण, गैर आयनीकरण विकिरण, अल्ट्रावायलेट रेज है, ये थायमीन डायमर बनाती हैं जो डीएनए प्रतिकृति में बाहर डालते हैं जब रिप्लिकेशन होता है डीएनए का। नेक्स्ट रासायनिक परिवर्तन, बेस एनालॉग, फाइव ब्रोमोयूरेशन थायराइड रिंग के समान होता है और बल को इंधन करता है। क्षारीय कारक, नाइट्रस ऑक्साइड साइटोसिन को यूरेसिन में बदल देता है। एल्किलेटिंग एजेंट, एथिल मेथेन सल्फोनेट न्यूक्लियोटाइड में जोड़ देता है। इंटरकैलेटिंग एजेंट, एक्रिमिडाइन डीएनए बेस के बीच में फंस जाता है। और जैविक परिवर्तन, ट्रांसपोजोन, कूदने वाली जीन जो डीएनए में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है, जीन को बाधित कर सकते हैं, तो ये कृत्रिम हो गए। तो ये दो तरह के एजेंट्स हैं या उनको म्यूटाजेंट्स हैं, जो कि म्यूटेशन के बहुत बड़े कारण है। स्क्रीनशॉट के बाद आगे बढ़ते हैं। क्लास में आपका फिर से स्वागत है। और उत्परिवर्तन के सेकंड पार्ट में हम आपसे बात कर रहे हैं। तो उत्परिवर्तन की प्रभाव क्या है? सिक्के के दो पहलू, और ये दोनों पहलू कौन कौन से हैं? तो हम सब अन्य रूप से ये जानते हैं, किसी भी कार्य का, किसी भी स्थिति में किसी वस्तु के दो प्रभाव होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। तो मोस्टली इसके निगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा है, लेकिन कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं। तो हम देखते हैं
अब परिवर्तन का प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि परिवर्तन किस जीन में हुआ है, वह कितना बड़ा है, यह प्रोटीन की कार्य को कैसे प्रभावित करता है। कौन से जीन में एक पॉइंट, दूसरा कितना बड़ा है, और तीसरा प्रोटीन के कार्य को कैसे प्रभावित करता है। अधिकांश परिवर्तन तटस्थ या हानिकारक होते हैं, लेकिन कुछ लाभकारी भी हो सकते हैं। कुछ लाभ देखते हैं। लाभकारी की बात पहले करते हैं। लाभकारी परिवर्तन दुर्लभ है, लेकिन विकास की चालक शक्ति है। जीव को पर्यावरण की चुनौतियों से निपटने में मदद करता है। पर्यावरण से कैसे अनुकूलन कर लेना है, तो अनुकूलन क्षमता देता है, प्रतिरोधी क्षमता देता है, और नई कार्य क्षमताएं देता है, जिसमें प्रोटीन एक नए कार्य का विकास होता है। मानव में किस तरह से ये है मददगार है मनुष्यों के लिए, तो मनुष्यों के लिए ये उदाहरण के लिए क्या कहा जाए, तो ये लैक्टोज सहन शक्ति देता है मनुष्य को। थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं हम लोग कि एक स्लाइड में सारी बातें आ जाए, नहीं आएगी, पहले इसी खत्म करते हैं तब आते हैं आगे। तो मनुष्य फायदा क्या है, अनुकूलन, प्रतिरोधक क्षमता और नई कार्य क्षमता। मानव में लैक्टोज सहनशीलता, वयस्कों में दूध पचाने की क्षमता का विकास। मनुष्य में ये विशेष क्षमता होती है, और भी कैटल्स हैं तो उनके एडल्ट में दूध पचाने की क्षमता नहीं होती, हम मनुष्यों में होती है। उच्च ऊंचाई अनुकूलन, जो पहाड़ी क्षेत्रों पर रहने वाले लोग हैं उनमें ऑक्सीजन की ज्यादा, देखिए तिब्बती लोगों में ये EPS1 जीन में परिवर्तन जो कम ऑक्सीजन में जीवित रहने में मदद करता है, ये एक विशेषता है। मलेरिया प्रतिरोधी, हीमोग्लोबिन के कुछ रूप मलेरिया से सुरक्षा प्रदान करते हैं। सिकल सेल एनीमिया इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। सिकल सेल एनीमिया अगर जिसको होता है तो उनको मलेरिया रोग नहीं हो सकता, उनके ब्लड में मलेरिया पैरासाइट सर्वाइव भी नहीं कर पाते। खेती में क्या है, बोने की गेहूं की किस्में बनती हैं, हरित क्रांति, रोग प्रतिरोधी फसलें बनेंगी, बीज रहित फल बन सकते हैं, उच्च उपज देने वाली किस्में पैदा की जा सकती हैं। और ये बायोटेक्नोलॉजी में, जैव प्रौद्योगिकी में इसका बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है। सूक्ष्म जीवों में क्या है, बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक प्रतिरोधी को बढ़ाया जा सकता है। तो ये सारी कुछ उपलब्धियां हैं। और हानिकारक देखते हैं, अधिकांश परिवर्तन हानिकारक या तटस्थ होते हैं, क्योंकि वो लाखों वर्षों में अनुकूलित प्रोटीन की संरचना बाधित कर देते हैं। स्वास्थ्य प्रभाव क्या है, आनुवंशिक रोग, जीन में परिवर्तन विभिन्न रोगों का कारण बनते हैं। कैंसर, ट्यूमर, सप्रेसर जीन या को जीन में परिवर्तन हो जाता है। चयापचय विकार, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, एंजाइम की कमी से विभिन्न समस्याएं, विकासात्मक असमानताएं, भ्रूण विकास में त्रुटियां। अब कुछ प्रमुख आनुवंशिक रोगों के बारे में किया गया है, इसको देखते हैं। कुछ प्रमुख आनुवंशिक रोग जो है वो क्या है, तो सिकल सेल एनीमिया है। इसमें अभी बात की थी, हीमोग्लोबिन बीटा जीन में एकल बिंदु परिवर्तन, इसमें जो RBC की स्ट्रक्चर है सामान्य तौर पर अच्छा नहीं है, तो ये डिस्क शेप होता है, राउंड शेप होगा। साइड से देखते हैं तो उसका संरचना कुछ इस तरह की होती है। हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में पाए जाने वाले RBC की, रेड ब्लड सेल्स की, लेकिन जिसमें ये बीमारी होती है उसके सिकल सेल का बन जाता है, ये इस तरह से पॉइंटेड हो जाता है, इसी से इसका नाम है सिकल सेल। सिकल मींस हंसिया, हंसुए के आकार को होता है। थैलेसेमिया, ये भी आनुवंशिक बीमारी है। हीमोफीलिया, ये भी आनुवंशिक बीमारियां हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मांसपेशियों की प्रगतिशील कमजोरी। सिस्टिक फाइब्रोसिस, फेफड़े और पाचन तंत्र में प्रॉब्लम आती है। ये तमाम आनुवंशिक रोग हो सकते हैं, किसकी वजह से, तो म्यूटेशन की वजह से।
इसके अलावा कैंसर में भूमिका क्या है? कैंसर का चक्र नियमन जीन P53 RBPRC A12 में परिवर्तन अनियंत्रित कोशिका विभाजन का कारण है और कैंसर विकसित होने के लिए कई परिवर्तनों की आवश्यकता होती है। कैंसर के कारण भी घातक उत्परिवर्तन, ये ऑलरेडी बहुत सारे घातक है। इसके अलावा भी कुछ उत्परिवर्तन इतने गंभीर होते हैं भ्रूण या नवजात जीवित नहीं रह पाते, यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही उनकी डेथ हो जाती है। तो ये बहुत सारी समस्याएं इससे जुड़ी हुई है जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ देखते हैं, एक समरी हमारे पास है। 99% केसेस में अगर म्यूटेशन हो रहा है तो तटस्थ या हानिकारक ही है। 1% लाभकारी म्यूटेशन है। अब क्या दे रहा है? 10,000 आनुवंशिक रोग, ज्ञात मानव आनुवंशिक विकारों की संख्या, ये इतने पेशेंट सर्वाइव कर रहे हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स के साथ। और देखते हैं मानव रोगों में उत्परिवर्तन की भूमिका। अब कुछ बीमारियां, सिकल सेल की बात आ गई है, दिखाई पड़ा ना? सिकल सेल पे बना हुआ परिवर्तन कई मानव रोगों का मूल कारण है। यहाँ हम 2 प्रमुख आनुवंशिक रोग का अध्ययन करेंगे। कौन कौन से? सिकल सेल एनीमिया और हीमोफीलिया। ये 2 चीजें हैं, 2 टॉपिक्स हैं हमको डिस्कस करने का। दोनों की कंडीशन आप देख लो। दोनों में यहाँ पर ये आरबीसी की स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रही है और ये आरबीसी का जो सामान्य संरचना है इस तरह का होता है, लेकिन जब बीमारी होती है तो कुछ इस तरह का होता है। हीमोफीलिया के केस में बहुत सारा ब्लड दिखाया जा रहा है, वो ब्लीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है। और इन दोनों में क्या क्या लक्षण हैं, जल्दी से इसको देखते हैं। सिकल सेल एनीमिया एक वंशानुगत रक्त विकार है जो लाल रक्त कोशिकाओं को असामान्य हंसिया आकार में बदल देता है। यह पॉइंट म्यूटेशन बिंदु उत्परिवर्तन का क्लासिक उदाहरण है। आरित का आधार क्या है? गुणसूत्र एलेगज पर, क्रोमोसोम एलेगज पर स्थित हीमोग्लोबिन जीन HBB में एकल न्यूक्लियोटाइड प्रतिस्थापन हो जाता है। एक डीएनए अनुक्रम में GAG GAT GTA का परिवर्तन होता है। जो ट्रिपलेट होते हैं, ट्रिपलेट कोडोन GAG GTG हो जाता है। इस परिवर्तन से ग्लूटामिन एसिड के स्थान पर वेलिन बनने लगता है। अमीनो एसिड जो बनते हैं। यह परिवर्तन बीटा ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड की 6वीं स्थिति पर होता है। अब परिवर्तित हीमोग्लोबिन कम ऑक्सीजन में पॉलीमर बनाता है। लाल कोशिकाएं कठोर और हंसिया के आकार की हो जाती है। ये कोशिकाएं रक्त वाहिनी में फंस जाती है। ये प्रॉब्लम होती है। ऊतकों को ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है। लक्षण क्या है इसके? सिकल सेल एनीमिया के गंभीर एनीमिया, उसमें हमेशा हीमोग्लोबिन की मात्रा कम रहेगी। दर्दनाक संकट बस ओपुलेसिव क्राइसिस होगा। ब्लड वेसल्स में प्रॉब्लम होगी, पेट होगा, अंग सभी आर्गन्स डैमेज हो जाएंगे, इन्फेक्शन हो जाएगा, लिहाज समस्या हो जाएगी, प्लेटलेट्स की, वंशागत बैक्टीरिया, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। दोनों माता पिता से उपयुक्त जीन मिलने पर रोग होता है। यह उत्परिवर्तन जीन होने पर व्यक्ति वाहक होता है और मलेरिया से कुछ सुरक्षा मिलती है। कहते नहीं कि कुछ फायदे भी हैं, थोड़ा थोड़ा सा कैरियर होता है। रिसेसिव अगर है तो कैरियर है और वो मलेरिया से बचा रहता है। भौगोलिक वितरण मुख्य रूप से अफ्रीका, भूमध्य सागर क्षेत्र, मध्य पूर्व और भारत में पाया जाता है। यह वितरण मलेरिया के प्रसार से संबंधित है, मलेरिया से रिलेटेड है। तो ये होगा सिकल सेल एनीमिया। इधर देते हैं हीमोफीलिया, ये ज्यादा खतरनाक है। एक रक्तस्राव विकार है जिसमें रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया बाधित होती है। यह एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। प्रकार हीमोफीलिया A, B,
अब इसमें क्या होता है, तो गुणसूत्र पर एफ जीन में उत्परिवर्तन के कारण थक्का जमने के कारण एफ फैक्टर रेट की कमी यह सबसे सामान्य प्रकार है। लगभग 80% केसेज में 20% केसेज में क्या होगा, एक्स क्रोमोसोम पर F9, यहाँ F8 था, यहाँ F9 है। उत्परिवर्तन के कारण थक्का जमने के कारण 9 फैक्टर 9 की कमी होती है। इसे क्रिसमस डिजीज भी करते हैं, एक नाम दिया गया है। मॉलिक्यूलर केसेस क्या है, आणविक पदार्थ F8 या F9 जीन में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं। पॉइंट म्यूटेशन, विलोपन, डिलीशन, इंसर्शन, समावेशन या बड़े जीन पुनर्स्थापन। F8 जीन में इंट्रॉन 22 का प्रतिलोपन, इन्वर्जन, हीमोफीलिया ए का सबसे सामान्य वर्गीय परिवर्तन है। लक्षण क्या होंगे, चोट या सर्जरी के बाद लंबे समय तक रक्तस्राव होता है, बिना किसी अस्पष्टांक के स्वतः रक्तस्राव होता है, जोड़ों में हेमोथ्रायोसिस बोलते हैं जिससे दर्द और क्षति होती है, मांसपेशियों मसल्स में ब्लीडिंग होती है, इंटरनल ब्लीडिंग, ब्रेन में ब्लीडिंग होती है। जीवन के लिए खतरनाक है, सारे यही लक्षण ऑलमोस्ट घातक ही है। और मोस्टली केसेस में ये देखा गया कि अगर पेशेंट है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो यंग एज में ही एक्सपायर हो जाता है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव, पुरुषों में एक परिवर्तन एक्स क्रोमोसोम से रोग होता है, महिलाएं आमतौर पर वाहक होती हैं। इसका एक विचित्र पहलू जो है क्या है, या अच्छा कहिए, अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी ये रोग महिलाओं को नहीं होता है, महिलाएं इसकी सिर्फ कैरियर होती हैं, पुरुष ही इससे प्रभावित होते हैं। एक समान और एक परिवर्तित एक्सवाहक माता से 50% संभावना है कि बेटा प्रभावित होगा। ऐतिहासिक महत्व, विक्टोरिया, यूरोप के शाही परिवारों में हीमोफीलिया का प्रसार रानी विक्टोरिया के माध्यम से हुआ, जो इस रोग की वाहक थी। इसे रॉयल डिजीज भी कहा जाता है, रॉयल फैमिली से हुआ। अब समझिए क्या है, ये दोनों उदाहरण दर्शाते हैं कि कैसे डीएनए में छोटे परिवर्तन गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं। आनुवंशिक परामर्श और आधुनिक उपचार इन रोगों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन बहुत ही कठिन है इनका ट्रीटमेंट। समय, उत्परिवर्तन और जैव विकास। सही चल, विकास में उत्परिवर्तन की भूमिका बहुत बड़ी भूमिका है। आनुवंशिक विविधता का स्रोत है क्या उत्परिवर्तन। जीन पूल में नई विभिन्नताएं लाता है। यह विविधताएं प्राकृतिक चयन के लिए कच्ची सामग्री प्रदान करती हैं। बिना परिवर्तन के सभी जीव अपने क्रोमोसोम की सटीक प्रतियां ही होते और विकास असंभव होता। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से म्यूटेशन इज गुड। अनुकूलन और जीवन रक्षा, पर्यावरण लगातार बदलता रहता है, वो परिवर्तन के माध्यम से उत्पन्न विविधताएं कुछ व्यक्तियों को नए वातावरण में जीवित रहने की क्षमता करती है। जो लाभकारी उत्परिवर्तन वाले होते हैं वे अधिकांश अधिक संसाधित बन सकते हैं। भाई सराउंडिंग एनवायरनमेंट फेवरेबल होगा तो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन बढ़ जाएगा, नए जातियों का उद्भव, नई स्पीशीज डेवलप हो सकती है। समय के साथ उन परिवर्तनों का संचय दो समूहों को इतना अलग कर देता है कि वे अलग प्रजाति हैं। यह स्पेसिएशन की प्रक्रिया है। यहाँ पर ये प्राकृतिक के हिसाब से, नेचर के हिसाब से म्यूटेशन अच्छा है। आणविक घड़ी क्या है भाई, उत्परिवर्तन की दर अपेक्षाकृत स्थिर है, इसलिए डीएनए अनुक्रम में अंतर प्रजातियों के विकासीय संबंध और विचलन के समय का अनुमान लगाने में मदद करता है। कितना चेंजेज हुआ, इसमें कितना समय लगा, इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। एक पॉइंट, उत्परिवर्तन आनुवंशिक विविधता का मूल स्रोत है।
उत्परिवर्तन की समझ चिकित्सा विज्ञान में महत्वपूर्ण है। ये दो बहुत ही बेनिफिट्स हमको मिले। भविष्य की क्या ने होने वाला है फ्यूचर के लिए जीन संपादन प्रौद्योगिकी, जो बायोटेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे थे। क्रिस्पर Cas9 जैसी तकनीकें हमें डीएनए में सटीक परिवर्तन करने की क्षमता देती है। हम डीएनए चेंज कर सकते हैं स्ट्रक्चर, और इससे आनुवंशिक रोगों का उपचार, फसल सुधार और नए उत्पादों का विकास संभव हो रहा। व्यक्तिगत चिकित्सा, व्यक्ति के आनुवंशिक परिवर्तनों को समझकर उनके लिए विशेष उपचार तैयार किए जा सकते हैं। कैंसर उपचार में यह महत्वपूर्ण हो रहा है। बायोटेक्नोलॉजी निर्देशित उपयोगिता का उपयोग औद्योगिक एंजाइमों, जैव ईंधन और नए पदार्थों का उत्पादन में किया जा रहा है। नए सवाल अभी थोड़ी सी कंट्राडिक्टरी बात है, फिर भी देखते हैं। जीन संपादन की शक्ति के साथ नैतिक प्रश्न भी आते हैं। मानव भ्रूण में संपादन, डिजाइनर बच्चे और जैव विविधता पर प्रभाव जैसे मुद्दों को सावधानी पूर्वक विचार आवश्यक। और डीएनए में छोटे परिवर्तन भी बड़े प्रभाव डाल सकते हैं, और आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी परिवर्तन के सिद्धांतों पर आधारित है। इसके सबसे ये इम्पोर्टेंट हमारे 4 पॉइंट्स हैं। इनके बाद हम बात को वाइंड अप करना चाहेंगे। अंतिम विचार, लास्ट स्टेटमेंट क्या है? अंतिम उत्परिवर्तन जीवन की कहानी का एक अनिवार्य अध्याय है। या कहिए इट इज द इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ आवर लाइफ। इससे इनकार नहीं। यह न तो पूर्णतः अच्छा है, न ही पूर्णतः बुरा। यह बस परिवर्तन का एक तंत्र है। चेंज इज द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। एक बात हमेशा याद रखना, थोड़ी सी फिलॉसफी की बात है कि जीवन में सबसे जो विचित्र बात है कि चेंज होना ही, परिवर्तन होना ही तो सीधा ये परिवर्तन है। कुछ परिवर्तन रोग लाते हैं, कुछ लाभ प्रदान करते हैं, और अधिकांश कोई प्रभाव नहीं डालते। चलो अभी देखें 99% नील है, लेकिन समय में विशाल विस्तारित परिवर्तनों ने एक कोशिकीय जीवों से लेकर मानव तक जीवन की अद्भुत विविधता का निर्माण किया है। उस परिवर्तन को समझना न केवल हमारे अतीत को समझना है, बल्कि भविष्य में जीवन को बेहतर बनाने की कुंजी भी है। तो इस तरह से हम ये वाइंड अप कर सकते हैं। हमारी लास्ट वर्डिंग ये होनी चाहिए कि म्यूटेशन दैट इज द चेंज दैट हैपेंस सडनली, दैट देन स्टेबल, अचानक हुआ, अस्थायी हुआ, एंड देन आफ्टर हेरिटेबल, वंशागत भी होगा। और ये होना ही है परिवर्तन हो। जैसा अभी हमने कहा कि परिवर्तन जीवन का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, उसी तरह से उत्परिवर्तन है, म्यूटेशन है, वो भी हमारे जीवन का, और हमारे जीवन के लिए समस्त जीवों के जीवन का एक हिस्सा है। दिखा फ्लैश में रुकिए कि एक कोशिकीय परिवर्तन में एक कोशिकीय जीवों से लेकर और मानव तक कि जो भी इवोल्यूशन हुआ है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ है जीवों का, वो म्यूटेशन की वजह से हुआ है। ओके, इसी के साथ हम आज इस चैप्टर को, इस टॉपिक को वाइंड अप करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपकी एंजॉय किया होगा आपने। आगे भी हम इसी तरह के शानदार वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।